आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो नेपाल की स्थिति पर बात करूँगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, जिसको हम अखबारों में नेपाल में जैन जेड क्रांति के रूप में देख रहे हैं। ये क्रांति क्या है, क्यों है, कैसे है और भारत को इस संबंध में क्या सीख लेनी चाहिए, भारत को क्या कदम उठाने चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्या नेपाल में हुआ है, क्या भारत में कभी ऐसे हालात बन सकते हैं या नहीं बन सकते, भारत में इस संबंध में क्या प्रावधान है, ये सब बातें आपको जानकारी में आनी चाहिए और यही आपके एग्ज़ाम के संबंध में है। मैं यहाँ जो भी बात करूँगा वो सारी एग्ज़ाम के संबंध में बात करूँगा। आपके एग्ज़ाम में यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, विशेष रूप से आपको ये बात ध्यान रखनी है। जहाँ मैं आपको पहले ये बताऊँ कि इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए, ठीक है। और नए क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं, ठीक है। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है नेपाल में जैन जेड क्रांति। एक तो नेपाल के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो जैन जेड क्रांति है ये क्यों हुई। कहने का अर्थ ये है कि इसका कारण क्या रहा, ठीक है। इसका कारण ये रहा, नेपाली सरकार के द्वारा सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया जो होती है उस पर प्रतिबंध लगा दिया। अब सोशल मीडिया का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम अपनी बात कहते हैं। जैसे हमारा यूट्यूब चैनल एक सोशल मीडिया है, फेसबुक सोशल मीडिया है, ट्विटर सोशल मीडिया है। अब उसमें इन्होंने क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध लगाने का मतलब ये है कि उसको क्या है, सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि उसने ये कानून बना दिया कि यदि सरकार के खिलाफ आप लिखोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, इस तरीके से कर दिया। अब सोशल मीडिया के संबंध में सरकार ये कहती है कि इससे साइबर क्राइम नहीं होगा, इससे अफवाहें नहीं उड़ेगी, सरकार का ये तर्क है। लेकिन जो यहाँ के युवा है जेन जेड, वो क्या कहते हैं, ये हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अध्ययन हनन है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू एक्सप्रेशन, ठीक है ना, फ्रीडम टू एक्सप्रेशन। ये भारत में भी है। आर्टिकल 19 में इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 19 कैप 1 में ये बात कही गई है, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप अपने विचार करने के लिए स्वतंत्र हो पूर्ण रूप से। सरकार की कोई योजना यदि आपको बुरी लगती है तो आप उसके खिलाफ बोल सकते हो, ये अधिकार है। लेकिन इससे किसी को शारीरिक और मानसिक नुकसान नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात सारी, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। तो अब यहाँ पर सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया। हालांकि जब इन्होंने विरोध किया, क्रांति के रूप में ये सामने आए, तो फिर नेपाली सरकार ने बैन हटा भी दिया था। लेकिन किसी कारणों से ये क्रांति बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई और बढ़ते बढ़ते इन्होंने वहाँ के संसद भवन और वहाँ का जो सरकार का जो कार्यालय है वहाँ को आग लगा दी वहाँ। इसके अलावा वहाँ पर एक दैनिक अखबार निकलता है, ठीक है ना, उसको भी उन्होंने आग लगा दी। मतलब सोशल मीडिया को भी आग लगा दी, जो वहाँ का सूचना तंत्र होता है। इसका कारण ये था कि वो क्या था, सरकार के पक्ष में बोलता था। अब भारत से इसकी तुलना करके देख लीजिए, जो सही खबर है भारतीयों के पास नहीं आते हैं, जिसको आप गोदी मीडिया के रूप में जानते हो। अब वो क्या, वो वही बोलता है, सरकार के पक्ष में बोलता है, किसी बात को लेके नहीं चलेगा। आप जानते हो इन चीज़ों को, कहने में कोई गुरेज नहीं है इन चीज़ों में। तो उन्होंने, जो विद्रोही थे, क्रांतिकारी थे, जो इन्होंने क्रांति की थी, उन्होंने उस संचार चैनल को ही आग में फूंक दिया। ऐसी खबरें आ रही है। तो अब हमें ये जानना है कि इन्होंने क्या क्या किया,
ठीक है ना, इस क्रांति के तहत। तो इसमें लिखो इसके तहत क्रांतिकारियों ने निम्न स्थानों पर हमला किया। ठीक है, जैसे संसद भवन, संसद भवन। दूसरा है सरकार का मुख्यालय, संसद भवन है, सरकार का मुख्यालय है। राष्ट्रपति भवन, और प्रधानमंत्री आवास, ऐसे कई स्थान है जहां पर उन्होंने हमला किया। क्लियर। और एक जो नाम प्रोमिनेंट तरीके से हमारे सामने आ रहा है उसका नाम है क्रांतिकारी दैनिक। मैं यहां लिख रहा हूं, वहां जगह नहीं है। क्रांतिकारी दैनिक एक तरीके के वहां का समाचार पत्र है जिसके ऑफिस को आग लगा दी गई। ये कुछ चीजें हमारे सामने आई। अब आपको यहां पर क्या ध्यान रखना है, किस तरीके से आपका एग्जामिनर यहां पर क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे ज्यादा जो शब्द चर्चा में आ रहा है, जिस पर ज्यादा हमला किया गया, जो शब्द ज्यादा चर्चा में है, वो है सिंह दरबार। सिंह दरबार को आग के हवाले किया, वहां पर आग लगा दी, ये बात कही जा रही है। तो आपका एग्जामिनर यहां से पूछता है कि नेपाल सरकार के मुख्यालय को क्या कहा जाता है। सिंह दरबार, ऐसे बनता है। तो सिंह दरबार क्या है? नेपाली सरकार का मुख्यालय है, ठीक है ना, हेड ऑफिस है वहां पर, आप ये कह सकते हैं। चलें, आइए अब इसका नाम क्या है? प्रतिनिधि सभा, रिप्रेजेंट असेंबली या असेंबली ऑफ रिप्रेजेंट, प्रतिनिधि सभा। जैसे हमारी संसद को हम पार्लियामेंट बोलते हैं, अमेरिका की संसद को हम कांग्रेस बोलते हैं, समझे ना बात को। फ्रांस की संसद को हम एलिसी पैलेस बोलते हैं, सॉरी माफी चाहूंगा, फ्रांस की संसद का अलग नाम है, फ्रांस के राष्ट्रपति भवन का नाम एलिसी पैलेस है। तो प्रतिनिधि सभा आ गई। तो नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि सभा। ये आपका स्टैटिक पोर्शन होता है। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति भवन को रायसीना कहा जाता है, अमेरिका के राष्ट्रपति को भवन को व्हाइट हाउस कहा जाता है, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति भवन को पिंक हाउस कहा जाता है। उसी तरीके से यहाँ का जो राष्ट्रपति भवन है इसे कहा जाता है शीतल निवास। ये आपका स्टैटिक पोर्शन है। चलें, आइए अब इसके बारे में एक बात लिख दीजिए। यह नेपाल का एक समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर है। यह नेपाल का एक समाचार पत्र है जिसके मुख्यालय को जला दिया गया। जिसके मुख्यालय को जला दिया गया। समझ में आई बात सारी? अब नेपाल के तंत्र के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पता होना चाहिए। पॉलिटिकल सिस्टम की यदि आप बात करोगे तो नेपाल
की जो राजधानी है ये तो है काठमांडू। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। इसके अलावा यदि आप बात करोगे, नेपाल की जो मुद्रा है, करेंसी, ये रुपया है। नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं ये है ओपी ओली। ध्यान रखें, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। क्लियर? यहां के जो राष्ट्रपति हैं ये है रामचंद्र पोंडेल। रामचंद्र पोंडेल। रामचंद्र पोंडेल, ध्यान रखें ये। क्लियर? आइए, तो सेना का शासन आ गया है, ठीक है, वहां पर अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। एक बात और ध्यान रखें, ये जो क्रांति है इसको लीड किसने किया है, नेतृत्व, जो नाम सामने आ रहा है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्रांति को जो लीड किया है वो किया है बालेंद्र शाह ने। बालेंद्र शाह, ये काठमांडू के मेयर है। अब हो सकता है प्रधानमंत्री के रूप में इनका नाम सामने आए। देखते हैं आगे की क्या स्थिति है। अब देखिए, सोशल मीडिया पर बैन लगाकर भारतीय नेपाल के संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई। इन्होंने छेड़छाड़ की। तो एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो नेपाल है इसका संविधान कब लागू हुआ था। ये ज़्यादा पुराना संविधान नहीं है, ध्यान रखना, नया ही है ये लागू हुआ था 20 सितंबर 2015 को। कई लोग कहते हैं कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। नेपाल धर्मनिरपेक्ष हिंदू राष्ट्र है। अभी नेपाल को हिंदू राष्ट्र का दर्जा प्राप्त नहीं है, जैसे अपने वाले मांग करते हैं ना, हिंदू राष्ट्र बना दो, हिंदू राष्ट्र बना दो। हाँ, मांग चलती रहती है, वो एक अलग बात है। लेकिन नेपाल के संविधान में नेपाल को धर्मनिरपेक्ष हिंदू राष्ट्र कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर हिंदुओं की आबादी जो है वो ज़्यादा है, 80% के आसपास यहाँ पर हिंदू है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर हिंदू नेशन, धर्मनिरपेक्ष को सेक्युलर बोलते हैं। चलें, आइए अब देखिए, ये तो बातें हो गई सारी नेपाल के संबंध में। अब हमें ये देखना है, जैसे आपके अखबार में खबर आई, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। अखबार में जो खबर आई है वो ये है कि भारत ने जारी की एडवाइजरी। अब भारत क्यों एडवाइजरी जारी करेगा? क्योंकि भारत की सीमा नेपाल से लगती है, ठीक है। एडवाइजरी जारी कर दी, भाई ध्यान रखो कहीं यहाँ ना घुस आए, क्योंकि नेपाल के, भारत के अंदर भी तो नेपाल का सिस्टम है ना, और नेपाल के अंदर भारत का सिस्टम है, तो गड़बड़ी ना हो जाइए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंसा से आहत हुए हैं, इन्होंने कहा है शांति और स्थिरता जरूरी। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन निकालने हैं अपनों ने। तो उस क्वेश्चन को निकालने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये जो क्रांति है इसका नाम जैन जेड क्यों पड़ा, इसमें जैन क्या है, ठीक है ना। एक बार एक क्वेश्चन आ गया था 3G में G क्या है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। सॉरी, 2G में G क्या है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था 2011 के आसपास, तब 2012 के SSC में ये क्वेश्चन आया था कि अभी हाल ही में चर्चित 2G स्पेक्ट्रम घोटाला में G क्या है।
ये आ गया था उस समय। तो यहाँ जेन जो है, देखिए इस जेन का मतलब होता है जनरेशन। ये बहुत चर्चा में है, ध्यान रखना, जनरेशन होता है, ये ध्यान रखें। ये अभी हाल ही में नेपाल में जेन जेड क्रांति हुई। जेन क्या है, दे देगा जनरल, जनरेशन, ग्लोबल, इस तरीके से नाम दे देगा और ले बैठेगा आपको। क्लियर? आइए, हमें अब इसको वैल्यू एडेड के तौर पर ये जानना पड़ेगा आपके एग्जाम की दृष्टि से, जो पहले भी काफ़ी चर्चा में रहा था। बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आप अपना अपना हिसाब देख लेना, आपको एक रोचक तथ्य बता देता हूं, लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ध्यान रखना। और अब तो हमारे पास प्रूव हो गया कि आपके एग्जाम में क्यों आ सकता है। तो मैं रोचक तथ्य के रूप में अपना अपना आप देख लेना। स्टार डाल के लिखो, किस जनरेशन में आप आते हैं। किस जनरेशन में आप आते हैं। अपना अपना जो जन्म का ईयर है उसके आधार पर आप देखें। सबसे पहले जो बांटा गया है वो है ग्रेटेस्ट जनरेशन। ग्रेटेस्ट जनरेशन, ये जो ग्रेटेस्ट जनरेशन है ये मानी जाती है 1901 से 1927। इसका मतलब क्या है, 1901 से 1927 के बीच में क्या है, बहुत सारी बीमारियां आई, बहुत सारे युद्ध हुए और लोग झेल गए इसको। तो इस कारण से इसको ग्रेटेस्ट कहा जाता है कि बड़ा ग्रेट आदमी है यार, तेरे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो देख लो इसमें से आप में जन्म किसका हुआ है। साइलेंट जनरेशन, साइलेंट, चुपचाप, चुपचाप जनरेशन। ये जो मानी जाती है, ये मानी जाती है 1928 से 1945। 1928 से 1965। साइलेंट मतलब यहाँ इतने अत्याचार होते थे, गुलाम हो गए थे, सारी चीज़ें हो गई थी, लेकिन लोग सह गए, कोई बात नहीं, अत्याचारों को सह गए, गुलामियों को सह गए, चलता रहा इनका। इस कारण से इसको कहा जाता है साइलेंट जनरेशन। आपके दादा वगैरह इसके अंदर जरूर होंगे। फिर आया बेबी बूमर, ये जनरेशन भी आई, बेबी बूमर। इसको कहा जाता है 1946 से 1964। इस दरमियान क्या है, बहुत सारे देश आजाद हुए थे, ठीक है, तो नई नई खुशी थी, उछाले मार रहे थे सभी। बेबी बूमर। फिर है जनरेशन एक्स। जनरेशन एक्स, ये जो जनरेशन एक्स है ये है 1965 से 1980। ठीक है ना। अब जनरेशन है, इसको है ना आप ऐसे भी कह सकते हो, जेन एक्स, ठीक है ना, अखबारों में आपको जेन एक्स मिलेगा, जेन एक्स। फिर है मिलेनियंस, मिलेनियंस, ये 1981 से 1996, मिलेनियंस इनको कहा गया। जनरेशन जेड, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से अब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेपाल में ये क्रांति हुई है, ठीक है, जेन जेड क्रांति है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ईयर है। ये है 1997 से 2012। 1997 से 2012। 1997 से 2012। क्लियर? तो ये जेन जेड समझ गए, मतलब इस
दरमियान जो बच्चों ने जन्म लिया वो है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप इसी काल के हो, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। इस काल के तो मुश्किल ही हो, क्योंकि इस काल में होगो तो 30 साल तक आप पहुंच गए, और 30 साल वाला मुझे लग नहीं रहा कोई ना। 20-21 का आपका हिसाब है तो 97 के आसपास है, बताइए। ये है। और फिर है जेन अल्फा। जेन अल्फा 2013 से 2025। 2025। अब जो नया नाम दिया गया है वो है जेन बीटा। इसके बारे में अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, क्यों? वो पैदा होंगे, ठीक है ना। और ये आपके 2025 के बाद कह दो, चाहे 2026 के बाद कह दो। ये टॉपिक मैंने आपको तब करवाया था जब ये जेन बीटा नाम आया था। अभी हाल फिलहाल 2025 में ये नाम दिया गया जेन बीटा, कि 2025 के बाद जो होंगे, जिन बच्चों का जन्म होगा वो जेन बीटा के अंदर आएंगे। जब हम इन जनरेशन का अध्ययन करते हैं तो लगातार ये बढ़ते जा रहे हैं, मतलब इनका दिमाग जो है औरों से ज़्यादा तेज है। आजकल आप देख लीजिए, अपने खुद को देख लो, और आज वर्तमान में जो छोटा बच्चा पैदा होता है उसको देख लो। यदि मैं ये कहूँ कि मेरे से ज़्यादा सोशल मीडिया के बारे में, इंटरनेट के बारे में, गूगल के बारे में जो जानकारी है वो मेरे बेटे को है, मेरे से ज़्यादा जानकारी उसको है, मेरे को नहीं है। 2 मिनट में बच्चे बता देंगे, अरे क्या करते हैं तो इसका ये होता है, ऐसे करके 2 मिनट ऐसे करते हैं। हम नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। ये सोशल मीडिया में जन्मे हैं ये जेन जेड वाले सारे, और ये जेन अल्फा वगैरह सारे। ये जब ये पैदा हुए तो सोशल मीडिया इनके पास आ गया पूरा। यहाँ सोशल मीडिया की भरमार हो गई एकदम से। यदि भारत की बात करें तो हम एकदम से, तो सोशल मीडिया के साथ ये जीने लगे। आजकल का बच्चा क्या है, सोशल मीडिया के साथ ही जीता है। अब नेपाल में क्या किया, सोशल मीडिया पर बैन कर दिया, तो इनकी तो दुखती रग पर हाथ रख दिया उन्होंने। भाई इनका तो काम ही यही है, काम यही है। तो फिर इनको इतना रोष आया कि नेपाली सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन हटा भी दिया, फिर भी कहते नहीं नहीं ये बाद में भी कर सकते हैं, इनको तो हटाओ एक बार। ऐसी चीजें हैं। शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे, जेन जेड का मतलब समझ गए। ये भी अपने आप में अभी जो नया नाम आया है वो है जेन बीटा। जेन बीटा, इनके बारे में हमारे पास अभी कोई जानकारी नहीं है। इनमें सबसे ज्यादा तेज दिमाग के जो लोग हैं, सबसे ज्यादा वो ये कहें, इस अवधि में जो पैदा हुए हैं, आप कह सकते हो सबसे ज्यादा तेज दिमाग वाले। सबसे ज्यादा तेज दिमाग वाले ये है। ये अपने तरीके के नहीं है कि झंडा बना दिया, ये ऐसी पेंटिंग करते हैं कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि ये सोशल मीडिया के युग में जी रहे हैं, इनको सारी जानकारी है। और तो और यदि मैं शब्दों में कहूं तो ये समय से पहले जवान हो गए हैं, ये भी सही है, समय से पहले जवान हो गए। चलूं आगे, आइए अब देखिए, अब और किस संबंध में आप इसको देखना चाहोगे नेपाल को। भारत के संबंध में यदि आप देखना चाहोगे तो एक एसएससी में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत नेपाल सीमा, भारत नेपाल सीमा, इसका नाम पूछा गया है। ऐसे पूछा गया है, किन के बीच में है ये, बताइए, कोई नाम बताएगा? चलिए ध्यान रखना, सुगोली लाइन या सुगोलू रेखा, ये है सुगोली। बहुत टाइम पहले भारत और नेपाल के बीच में एक संधि हुई थी, सुगोली संधि। उसी संधि के कारण इस
अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम जो पड़ा सुगोली लाइन पड़ गया। आपके एसएससी में ये पूछा गया है कि सुगोली लाइन किन के बीच में है, SAUGULY, सुगोली, ठीक है ना। तो सुगोली लाइन भारत और नेपाल के बीच में है, ठीक उसी प्रकार जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है, चाइना और अरुणाचल प्रदेश के बीच में मैकमोहन है, अफगानिस्तान और भारत के बीच में डुरंड है, ऐसे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आपको। अब भारत ने एडवाइजरी जारी की है ताकि कोई नेपाली अंदर ना घुस जाए, ठीक है, क्योंकि वहां से भाग कर ये नेपाल में घुसे, क्यों वहां यदि दिक्कतें आ रही है तो इधर आएंगे। तो इन्होंने क्या किया है, नेपाली सीमा पर ये दायरा बढ़ा दिया है। तो अब आपके यहां से क्वेश्चन ये बनता है, एक तो ये कि भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है, पहली बात तो ये। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के वे राज्य जो नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं, ये बिना मैपिंग के कुछ नहीं हो सकता, ध्यान रखना। आपको मैपिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी बात बनेगी ये। तो मोटे तौर पर आप इसको याद रख सकते हो, 1850 किलोमीटर लंबी सीमा है ये। और जब यहां आप गौर से देखोगे इस मैप के अंदर तो आपको पता लगेगा ये इंडिया का मैप है और यहां पर ये आपका नेपाल है। क्लियर, ये नेपाल है। तो नेपाल की सीमा यदि देशों के संबंध में देखोगे तो ये चीन और भारत को स्पर्श करती है, ध्यान रखना। नेपाल की सीमा भूटान को स्पर्श नहीं करती है, गड़बड़ी मत कर देना कि आपको लगेगा ऐसा। बीच में ये सिक्किम आ जाता है। जब आप गौर से देखोगे तो नेपाल की सीमा एक तो स्पर्श करती है ये रहा, देखो लिखाने को सीधा लिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं निकलेगा। जब तक आप घर पे जाके इसको मैपिंग में नहीं देखोगे तब तक आपकी तैयारी अधूरी रहेगी। क्या पता कौन सी चीज़ आपके पकड़ में आ जाए। तो ये देख लीजिए, ये नेपाल है। अब यहाँ से यदि आप देखोगे तो बड़ा मज़ेदार आएगा आपको। उत्तराखंड, मैं इसको यूके लिख रहा हूँ, दूसरे नंबर पर यूपी। आप देखिए गौर से, अब देखो यहाँ से आया यूपी आया, फिर आपको पता लगा बिहार, बिहार भी है, फिर आपको देखो पता लगा ये देखो वेस्ट बंगाल को देखिए, वेस्ट बंगाल को ये देखो कैसे कैसे करके धीरे से टच करके आ गया। एग्जामिनर का ध्यान होता है ये। आपको पता नहीं लगेगा कि क्या पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल को स्पर्श करती है। मेरा एक क्वेश्चन आ जाए आपके पास से, क्या पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल को स्पर्श करती है। तो आधों के तो दिमाग में आएगा यार पश्चिम बंगाल तो नीचे है, नेपाल तो ऊपर है, ये नहीं करती। लेकिन आप देख लीजिए ये कैसे थोड़ी सी टच करके आ गया। ऐसी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। ये आपको क्या नंबर तो दिलाएंगे ही दिलाएंगे, आपके कंपटीटर से आपको आगे लेके जाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन गलत करने वालों की संख्या ज्यादा होती है। तो ये क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा वेस्ट बंगाल, और पांचवा क्या हो जाएगा, सिक्किम। सिक्किम है ये। होगी बात सारी। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि किस स्थिति में आपको ये जो नेपाल में जो क्रांति हुई है, जैन जेड क्रांति, इसको आपको किस रूप में देखना है। ध्यान रखें ये चीज़ें। और सोशल मीडिया पर बैन नहीं लगाया जा सकता, हाँ एक नियंत्रण जरूर किया जा सकता है, वो भी तब तक जब तक कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन ना हो। भारत में जो राइट टू एक्सप्रेशन है ये आर्टिकल 19 में दिया गया, जो कि एक फंडामेंटल राइट्स है। ध्यान रखें ये चीज़ें। क्लियर। तो अब देखते हैं आगे की क्या स्थितियां बनती हैं, तब की तब हम बात करेंगे। तो इस टॉपिक को यहीं समाप्त